नमस्कार दोस्तों। भाषा का काम जहां लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का है, तो वहीं ऐसा लगता है कि हमारे देश में भाषाओं ने ही लोगों को आपस में बांट दिया है। चाहे मुद्दा तमिलनाडु और केंद्र के बीच न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तीसरे भाषा को लागू करने का हो, या फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का मुद्दा। पिछले एक हफ्ते में भाषाओं के चलते भारत के कई राज्यों में तनाव बढ़ा है। केंद्र सरकार ने जहां तमिलनाडु सरकार के 2152 करोड़ रुपए के फंड को रोक दिया, तो वहीं महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर में परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों राज्यों को अपनी सीमाओं पर चलने वाले बस सेवा को रोकना पड़ा। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है? आजादी के बाद भाषाओं के आधार पर जहां हमारे राज्य बनाए जा चुके हैं, तो इसे लेकर 75 साल बाद हम क्यों लड़ रहे हैं? आज के इस वीडियो में दर्शकों हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हम एक एक कर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच के विवाद और महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका कोई भी हल निकाला जा सकता है या नहीं। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद से। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद तो दशकों से चला आ रहा है, लेकिन इस मुद्दे को हाल ही में तब ज्यादा तूल मिला जब 21 फरवरी को बेलगावी में कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी KSRTC के एक 51 वर्षीय कंडक्टर के साथ कुछ प्रवासियों ने हाथापाई की, क्योंकि कंडक्टर ने उनसे मराठी में बात नहीं की। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन मामला तब तक बड़ा बन चुका था। इसके बाद 23 फरवरी को महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी MSRTC के ड्राइवर पर कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले में हमला किया गया। इसी दिन महाराष्ट्र में KSRTC के एक बस के साथ तोड़फोड़ की गई। बस पर जय महाराष्ट्र, मराठी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लिखा गया और इसके अगले दिन यानी 24 फरवरी को शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने सोलापुर में नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी NWKRTC के बस ड्राइवर पर हमला किया। इसके बाद इन दोनों राज्यों के सीमाओं पर चलने वाली बस सेवा को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जहां अब एक बार फिर से सीमा विवाद को लेकर मतभेद सामने आए हैं, तो आपको यहां पर यह समझना जरूरी है कि इन दोनों राज्यों के बीच ये सीमा विवाद आजादी के बाद से जारी है। दरअसल जब 1947 में देश आजाद हुआ, तब बेलगाम जिला बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। 1948 में बेलगाम नगर पालिका ने सरकार से यह दावा करते हुए कि इनके यहाँ पर अधिकांश लोग मराठी भाषी हैं, मराठी बोलते हैं, सरकार से अनुरोध किया कि इस क्षेत्र को महाराष्ट्र के साथ जोड़ दिया जाए। हालांकि उसके बाद बेलगाम को तब के मैसूर राज्य और आज के कर्नाटक राज्य में शामिल किया गया। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के बाद से ही महाराष्ट्र की ओर से यह दावा किया गया कि कर्नाटक की सीमाओं पर करीबन 865 गांव ऐसे हैं जिसमें बेलगावी, निपाणी और कारवार शामिल हैं। यहां पर मराठी भाषा बोलने वाले लोग बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और इन सभी गांवों को महाराष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के इस दावे को पहले दिन से ही कर्नाटक की सरकार ने विरोध किया है। दोनों राज्यों के बीच जारी मतभेद के चलते 25 अक्टूबर 1966 को केंद्र सरकार ने पूर्व CJI मेहर चंद महाजन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करते हुए उन्हें इस मुद्दे पर स्टडी करने के लिए कहा और उस समय महाजन आयोग ने महाराष्ट्र के दावे को खारिज करते हुए बेलगाव को कर्नाटक का ही हिस्सा बताया। इसके साथ ही दोनों राज्यों को सीमाओं पर मौजूद कुछ गांवों के आदान प्रदान यानी एक्सचेंज करने की बात भी महाजन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कही। इसमें कहा गया कि महाराष्ट्र में 247 गांव, जिनमें जट, अक्कलकोट और सोलापुर शामिल हैं, इन्हें कर्नाटक का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जबकि निपाणी, खानपुर और नंदगांज सहित कर्नाटक में ऐसे 264 गांव हैं जिन्हें महाराष्ट्र का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। महाजन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ना ही महाराष्ट्र सरकार ने माना और ना ही कर्नाटक की सरकार ने, और तब से ही इन दोनों राज्यों के बीच मतभेद जारी है, जिसका आज तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है।
2004 में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर इन गांवों को महाराष्ट्र में शामिल किए जाने की अपील की, जिस पर अब तक 2025 में भी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसी समय कर्नाटक ने भी अपने रुख को और भी सख्त करते हुए पहले बेलगाम का नाम बेलगावी किया, उसे कर्नाटक की दूसरी राजधानी बनाई और बाद में 2007 में वहां पर सुवर्ण विधान सौधा यानी विधानसभा बनाया, जहां पर 2012 से ही कर्नाटक के सभी विंटर सेशन का आयोजन किया जाता है। 2021 में तब के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के पक्ष को और भी मजबूती से पेश करने के लिए महाराष्ट्र कर्नाटका सीमा विवाद को लेकर एक किताब जारी की। तो साल 2022 में कर्नाटक सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि कर्नाटक की कोई भी जमीन महाराष्ट्र को नहीं दी जाएगी और महाराष्ट्र से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कर्नाटक सरकार के बाद महाराष्ट्र की सरकार ने भी उसी साल एक प्रस्ताव पारित करते हुए कानूनी तरीके से कर्नाटक के 865 गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने की बात कही। 2022 में दर्शकों, इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार मौजूद थी। उस समय अमित शाह ने दोनों राज्यों के नेताओं से मुलाकात कर बाद में यह ऐलान किया कि कानूनी तरीके से ही इस मामले का हल निकाला जाएगा, वो भी पूरे शांतिपूर्ण तरीके से। यह मामला जहां तब से ही चलता आ रहा है, तो हाल ही में बस कंडक्टर को लेकर हुए विवाद ने दोनों राज्यों के इस मतभेद को दोबारा से सामने लाया है। बसों की आवाजाही को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से दोनों राज्यों के बीच बसों की यातायात शुरू हो गई है। दोस्तों, जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद सालों पुराना है, ऐसा ही पुराना इतिहास है तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच हिंदी भाषा को लेकर। अभी जो तमिलनाडु की डीएमके सरकार है और केंद्र की मोदी सरकार है, इन दोनों के बीच हिंदी भाषा को लेकर एक बार फिर से मुद्दा तब शुरू हुआ जब 15 फरवरी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एजुकेशनल इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लागू करने की बात कही। उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर शिक्षा के फंड को रिलीज ना करते हुए राज्य सरकार को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। स्टालिन का मानना है कि केंद्र की मोदी सरकार यही जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मैंने कहा, आगे मैं समझाता हूँ वो क्या है, लेकिन स्टालिन का यह मानना है कि केंद्र की मोदी सरकार इसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के जरिए तमिलनाडु में बैकडोर से यानी पिछले दरवाजे से हिंदी को एंट्री देना चाहती है और इसलिए तमिलनाडु की सरकार 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का विरोध कर रही है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार इसे लागू करवाना चाहती है। और क्योंकि वो इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए केंद्र की मोदी सरकार ने तमिलनाडु के करीब 2000 करोड़ रुपए के फंड को रोक दिया है। दर्शकों, तमिलनाडु में अभी क्या हो रहा है इसे समझने के लिए पहले हमें तमिलनाडु और इनके हिंदी को लेकर अतीत में हुए जितने आंदोलन हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। तमिलनाडु में सबसे पहले हिंदी के विरोध में आंदोलन तो आजादी से पहले साल 1937 में हुए थे, जब मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी ने स्कूलों में हिंदी अनिवार्य बनाने का आदेश जारी किया था। उस समय डीवीआर पेरियार जैसे कई बड़े दिग्गजों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया और यह आंदोलन 1937 से 1940 तक चला और इन आंदोलन के चलते ही इस फैसले को रद्द किया गया। हिंदी के खिलाफ हुए इस पहले आंदोलन में करीब 1271 लोगों को जेल भेजा गया था। इसके बाद फिर से साल 1948 में देश की आज़ादी के बाद हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज बनाने की कोशिश हुई, जिसके चलते दोबारा से आंदोलन हुए। तीसरा और शायद दर्शकों सबसे बड़ा आंदोलन साल 1964 और 1965 में हुए, जब ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के तहत हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा यानी सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का फैसला किया गया। उस समय का आंदोलन दर्शकों इतना बड़ा था कि इसके विरोध में करीब 60 लोगों ने तमिलनाडु में अपनी जान गंवा दी, जिसमें 6 लोगों ने खुद को जिंदा जला दिया हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाए जाने के विरोध में। इन तमाम आंदोलन के चलते उस समय के केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए रखने का वादा किया। तमिलनाडु के लोगों का यह मानना था कि केंद्र की सरकार उन पर हिंदी इम्पोजिशन कर रही है, उन पर हिंदी लाद रही है, जबकि इसकी उन्हें जरूरत नहीं है और तमिल के साथ इंग्लिश भाषा पर्याप्त है दुनिया से बातचीत करने के लिए। साल 1968 में केंद्र की ओर से दी ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसके जरिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लागू किया गया। दर्शकों, इस रेजोल्यूशन के जरिए यह तय किया गया कि देश भर के स्कूलों में 3 भाषा सिखाई जाएंगी, जिसमें स्थानीय भारतीय भाषा, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा सिखाई जाएगी।
हालांकि उस समय के तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 2 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू किया, जिसके जरिए यह तय किया गया कि उनके छात्रों को तमिल और इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था उसको तमिलनाडु में स्क्रैप करने का फैसला किया, यानी उसे तमिलनाडु में रद्द किया गया। उसके बाद इस राज्य में केवल सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले छात्रों को ही हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही थी। उसके बाद से तमिलनाडु में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, उन्होंने हमेशा 2 लैंग्वेज पॉलिसी को ही राज्य में जारी रखा। इसके बाद साल 2020 में लागू किए गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक बार फिर से 3 लैंग्वेज पॉलिसी का जिक्र किया गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया, 3 लैंग्वेज पॉलिसी का जिक्र किया गया। हालांकि इस बार यह कहा गया कि स्कूलों में 3 में से कोई भी 2 भाषा भारतीय होना चाहिए। यानी यहाँ पर हिंदी को तो कंपलसरी नहीं रखा गया, लेकिन यह कहा गया कि कोई भी 2 भाषा भारतीय होना अनिवार्य है। 2020 में जब इन नियमों को लागू किया गया, तब बीजेपी के गठबंधन में शामिल AIADMK ने भी इस नियम का विरोध किया था। तमिलनाडु में बीजेपी छोड़ दूसरे सभी पार्टियों को लगता है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है, फिर एक बार हिंदी को राज्य में बैकडोर एंट्री देने के लिए। दोस्तों, यहां पर यह समझना जरूरी है कि आखिर तमिलनाडु के नेताओं को ऐसा क्यों लगता है कि इसके जरिए हिंदी को बैकडोर एंट्री दी जाएगी। तो आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स में पेश करता हूं। इस देश में जहां केवल 9 हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स मौजूद हैं, तो वहीं 19 राज्य ऐसे हैं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग हैं। 8 में से केवल 3 यूनियन टेरिटरीज में हिंदी उनकी प्राइमरी लैंग्वेज है। लेकिन आप पाएंगे कि अधिकांश राज्य जहां पर हिंदी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, वहां पर छात्र हिंदी को अपना 3rd लैंग्वेज बनाते हैं या फिर संस्कृत को। मिसाल के तौर पर मेरी पढ़ाई मुंबई से सटे ठाणे जिले में हुई। मेरे स्कूल में मुझे मराठी, इंग्लिश के साथ या तो हिंदी पढ़ना एक ऑप्शन था या फिर संस्कृत। आप उत्तर भारत के कितने राज्य जानते हैं जहां पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम पढ़ाए जाते हैं या फिर छात्र इन भाषाओं को पढ़ते हैं? इसी के चलते तमिलनाडु ने इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध किया और इसे अपने राज्य में लागू नहीं किया, जिसके चलते अब उनके करीब 2000 करोड़ रुपयों को केंद्र की सरकार ने रोक दिया है। स्टालिन ने तो यहां तक कह दिया दर्शकों कि 2000 करोड़ क्या, अगर कोई 10,000 करोड़ रुपए भी दे तब भी वो इसका विरोध करेंगे। उनका कहना है कि उनका विरोध किसी भाषा को लेकर नहीं है, बल्कि किसी एक भाषा के इम्पोजिशन को लेकर है। इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए स्टालिन ने यह भी लिखा कि हिंदी इम्पोजिशन के चलते भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊं, मारवाड़ी जैसे कई भाषाएं खत्म होने के कगार पर हैं। यूपी और बिहार कभी भी केवल हिंदी हार्टलैंड नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ की स्थानीय भाषाओं पर हिंदी इम्पोजिशन का असर साफ तौर पर देखने मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस पूरे हिंदी इम्पोजिशन और उसके विरोध में हो रहे प्रदर्शन के पीछे की राजनीति को भी समझना जरूरी है। अगर आप 80 या 90 के दशक से देखें तो राम मंदिर और दूसरे आंदोलन के चलते बीजेपी उन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर पाई जहां पर हिंदी भाषा ज्यादा बोली जाती है, जबकि विपक्ष का प्रदर्शन उन राज्यों में बेहतर है जहां पर हिंदी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है। मिसाल के तौर पर इस साल के लोकसभा में कांग्रेस के कुल 99 सीटों में से कांग्रेस के 53 सीटें कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु से हैं। इंडिया गठबंधन के कुल 232 सीटों में से 132 सीटें उन राज्यों में हैं जहां पर हिंदी प्रमुख भाषा नहीं है। राहुल गांधी को 2019 में भी केरल में जीत मिली थी। अब उनकी बहन उस सीट से सांसद है। ऐसे में तमिल अस्मिता के साथ ही हिंदी इम्पोजिशन को रोकना शायद स्टालिन एक जरूरी कदम सोचते हैं और इसलिए इसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, चाहे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा हो या फिर तमिलनाडु में हिंदी इम्पोजिशन का मुद्दा, ये साफ है कि दशकों पुराने इन मुद्दों का असर इस देश में अब भी साफ तौर पर देखने मिल रहा है। लेकिन क्या इसे वाकई शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है? क्या ऐसे मुद्दों को सालों साल अटकाए रखने के बजाय अदालतें इन मुद्दों को लॉजिकली सुलझा सकती हैं? क्या यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसे हिंदी में हम अनेकता में एकता कहते हैं, उसे हम अपने देश में जारी रख अमन और चैन से नहीं रह सकते? क्या केवल एक विचारधारा या एक ही भाषा का इस देश पर प्रभाव अच्छा है? ये ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों जिस पर हमारे अदालतों के साथ ही हमारे नेताओं को सोचने की जरूरत है। याद रखिए, भारत दुनिया में अलग पहचान अपनी विविधता के कारण ही बना पाया है। अगर हम इसे बरकरार नहीं रख पाए या अगर इसी विविधता के जरिए हम आपस में लड़ते रहे तो इसका असर हमारे देश पर भी जरूर पड़ेगा।
इसलिए ज़रूरत है कि हम भाषा पर ना लड़ते हुए इसे सुलझाने की कोशिश करें। दर्शकों, इस वीडियो के ज़रिए ये जो महाराष्ट्र कर्नाटक का सीमा का विवाद हो या तमिल हिंदी के मुद्दों का विवाद हो, इसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसका जो इतिहास है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की, और अब क्या हो रहा है ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। आपने देखा कि हमने कितनी मेहनत की है ये सारे डिटेल्स आपके सामने लाने के लिए। ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं हर एक से अपील करूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उन्हें भी इस पूरे वीडियो को देखने के लिए कहें, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम क्या जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, दूसरों के साथ साझा तो करें ही। अगर आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियोस करें आपको इसकी जानकारी मिले। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल इतने